वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। I'm really sorry, first of all. Actually, there was some misunderstanding from my side, so I got late. I'm audible. यस सर, काइंडली स्टार्ट। यस सर। Before starting the topic, I would take the liberty to introduce myself. In fact, I would take 2 minutes for my brief introduction. I'm Ali Rizvi, and I'm associated with the banking industry since 2005. In this tenure, I have worked with the UBL, HBL, twice in the Faisal Bank and twice in the JS Bank on a leading role. I had been in the financial controller, Islamic banking in the HBL. I had been leading on a product and analytics side in Faisal Bank. And academically, I have completed my MS from IBA in Islamic Banking and Finance. Prior to this, I have completed a master's in Islamic Banking and Finance from Karachi University. I had also enrolled in the ACC as well. Uh, Besides this, I have on the teaching sides, I had been teaching in a different institute. In fact, I have owned my institute as well. So before moving to the topic, I would like to ask one or two three things to know the level of the class. तो मैं दो तीन सवाल पूछूंगा, अगर आप हैंड रेस करके सिर्फ काइंडली उसको आंसर कर दें तो मुझे ज़रा आसानी होगी कि किस तरह से हम डिस्कशन को आगे लेके चलें। हमारे पास जो क्लास में पार्टिसिपेंट है 2021, इसमें से कोई बैंकर्स हैं हमारे पास? अगर आप लोग हैंड रेस करके कुछ जवाब दे सकें प्लीज। जी सर, तकरीबन सभी बैंक हैं। बैंकर सारे हैं। बैंकर, सारे बैंकर्स हैं? अच्छा, सब ब्रांच बैंकिंग साइड से हैं या कुछ हमारे पास ट्रेजरी या इन्वेस्टमेंट वगैरह साइड से है हमारे साथ? ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंक। मैं प्रोडक्ट साइड से हूँ। प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट एसेट लाइबिलिटीज। एसेट साइड। एसेट साइड से कहाँ से हैं आप, कौन से बैंक? HDL। एचबीएल। या एचबीएल, ओके। इस्लामिक। कंप्लायंस साइड से भी। एचबीएल इस्लामिक से, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम नॉन बैंकर। नॉन बैंकर, ओके। इज देयर एनीवन हु इज द नॉन बैंकर? यस सर, मैं अभी नॉन बैंकर हूँ। ओके। अच्छा, हम क्लास को बिल्कुल एक इंटरेक्टिव डिस्कशन की तरह से लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे पहले हम कैपिटल मार्केट को थोड़ा समझ सकें, क्यों हमारे साथ जो है वो बैंकर, वो ब्रांच बैंकिंग साइड से हैं और इस्लाम प्रोडक्ट साइड से हैं। तो हम पहले कैपिटल मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल मार्केट हमारे पास समझ में आ गया तो इस्लामिक कैपिटल मार्केट हमारे लिए बड़ा ईजी है, उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं। तो कैपिटल मार्केट आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ ही रहा है, इस्लामिक कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट। किसी को आइडिया है कैपिटल मार्केट क्या होती है? सर, कैपिटल मार्केट नॉर्मली एट द लेमैन सॉरी, अपनी जो है अपनी इक्विटी या अपने कैपिटल को बढ़ाना होता है सही है, समहाउ सही है। आईपीओ के जरिए। आईपीओ के जरिए लॉन्च करती है, अदरवाइज वो शेयर जो है अपने सही, जब ठीक है। लोगों से पैसा चाहिए होता है आम पब्लिक में, तो वो उसके शेयर इश्यू करती है ताकि वो अपनी ठीक, बढ़ा सके। मतलब टू सम एक्सटेंट, मतलब अभी इतनी ही काफी होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम अगर दो हिस्सों में से ब्रेक करें, क्योंकि हमारे साथ नॉन बैंकर्स भी हैं, उनको समझाने के लिए, इजी टू मेक देम अंडरस्टैंड। अगर मैं कैपिटल को इसमें से एलिमिनेट कर दूं, इस पार्ट को, और आपसे कहूं सिर्फ मार्केट का मतलब क्या है, आप कोई बता सकते हैं मुझे कि मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकें, ऑफर कर सकें खरीदार बिल्कुल, के लिए। Any place मार्केट where ऐसी। हाँ जी, trading, बोले बोले। any place where trading activities perform. बिल्कुल। यानी मार्केट का मतलब ऐसा हुआ कि जहां बायर और सेलर एक जगह आके मिलते हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए। यानी अगर एक इंडिविजुअल को अगर माल कोई बेचना है तो वो मार्केट जाएगा, जिसने खरीदना है वो भी मार्केट जाएगा। तो मार्केट इज अ प्लेस जहां बायर और सेलर मिलते हैं, राइट। अब इसमें शामिल करते हैं हम कैपिटल मार्केट। कैपिटल में क्या चीज है? कैपिटल हमारी एक फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट किस एक्सपेक्ट से है कि फाइनेंशियल की नीड किसे होती है? फाइनेंशियल की नीड इंडिविजुअल को भी होती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी होती है।
राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे होती है? अब कहें यार कैपिटल का मतलब तो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल क्या खरीदते बेचते लोग होंगे भाई? मैं तो फाइनेंशियल मार्केट है तो मैं क्या उनसे कोई पैसे खरीदने जाऊंगा? भाई बिल्कुल पैसे खरीदने जाते हैं। कैसे खरीदने जाते हैं? इसके दो एक्सपेक्ट हैं। कैपिटल मार्केट को पहले समझने की इस तरह से कोशिश करें कि कैपिटल मार्केट का एक बड़ा अहम रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, कि कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है और कैसे करनी चाहिए। हम इसको बड़े आसान से एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले अगर हम एक मिसाल दूं, मैं एक इंडिविजुअल और मैं एक कारोबार आज स्टार्ट करता हूँ, एक छोटा सा दुकान एक ऑन करता हूँ, एक लेट्स से एक रेस्टोरेंट की चेन ले लेते हैं, कोई मैंने एक रेस्टोरेंट की चेन ऑन करी। मेरे पास पैसे नहीं है आज की डेट में, मेरे पास प्लान बहुत अच्छा है, और मेरे पास जो मैंने कैलकुलेशन करी है, अकाउंटेंट है बहुत अच्छे, तो हमने अकाउंटिंग के थ्रू हमने एक प्लान डेवलप किया, और डेवलप प्लान में हमारी कॉस्ट आई कि यार हम 20 लाख रुपए दरकार हैं मैं आज एक कारोबार स्टार्ट करने के लिए। हमने अपनी पॉकेट आके चेक की, दराजे खंगाली, बैंक अकाउंट देखे, घर वालों के चेक किया, हमारे पास 5 लाख रुपए निकल पाए। अब हमारे पास 15 लाख रुपए की शॉर्ट है। अब 15 लाख रुपए लाएंगे तो कारोबार स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब ये 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 15 लाख रुपए लाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं बैंक के पास जाऊं और उसको बोलूं भाई मुझे कर्जा दे दो। अच्छा, बैंक आपको किसी क्रेडिबिलिटी की बेस पे कर्जा देता है, आप सब बैंकर्स हैं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है या आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है तो वो आपको कर्जा नहीं देगा। ऐसा ही है ना? तो अब कर्जा तो मुझे मिलेगा नहीं, 5 लाख रुपए दिखा के एक प्लान दिखा के मुझे इजीली कर्जा नहीं मिलेगा। तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कैपिटल मार्केट, मेरे पास ऑप्शन है। कैपिटल मार्केट में जाके, कैपिटल मार्केट को छोटे पैमाने पे तो नहीं होती है, मैंने आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरी कंपनी को मैं लिस्टेड कराता हूँ, लिस्टेड करा के मैं एक शेयर इशू कर देता हूँ। शेयर्स का मतलब क्या होता है? मैंने अपने बिजनेस में आपको पार्टनरशिप दे दी। पार्टनरशिप कैसे? लेट से कि मैंने 100 रुपए का एक शेयर लॉन्च किया और डिवाइड कर दिया 15 लाख से, 15,000 शेयर तकरीबन बन गया, वो मैंने मार्केट में फ्लोट कर दिया। अब वो 15 लाख हजार लोग मुझे 100 100 रुपए देंगे या 15 लाख जो भी मुझे देंगे, वो मेरे पास जो 15 लाख रुपए इकट्ठा होगा, लेकिन वो 15,000 लोग मेरे बिजनेस के ओनर बन गए। अब वो किस तरह ओनर बन गए कि यार उनको क्या, उनका क्या फायदा है? भले हेड से मैंने जो है ना 10,000 रुपए खर्च करके मैंने 100 शेयर ले लिए। 100 शेयर लेने के बाद जो है मेरा क्या फायदा है अब उस कंपनी में? अगर वो आपकी कंपनी है तो, या आपने मेरी कंपनी में डाला, तो आपका क्या बेनिफिट है? आप कहेंगे यार मैं तो ओन करने का क्या मतलब है, क्या मैं बिजनेस को ओन करने लग गया, कल से मैं रेस्टोरेंट पे जाके बैठूंगा कि यार कितना सेल हो रही है, कितनी परचेजेस हो रही है, क्या फैसले करने हैं, वो मैं करूंगा? नहीं भाई, आप नहीं करेंगे। आपकी लाइबिलिटी जो है या आपका प्रॉफिट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड, वो 100 रुपए की शेयर तक है। और आपने वो 100 रुपए के शेयर के अगेंस्ट में मुझे पैसे दे दिए। अब मैं वो कारोबार स्टार्ट करता हूँ, कारोबार में मुझे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा डिविडेंड की सूरत में। इसे कहते हैं हम इक्विटी। कि हमने इक्विटी, हमने के बिजनेस के अंदर एक पार्टनरशिप इख्तियार कर ली। ये था पहले वाला जो आईपीओ, यानी मैंने आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मार्केट से पैसे उठा लिए। समझ आ रही है बात आपको? अगर किसी को कोई समझ ना आ रही हो तो हैंड रेस करके आप मुझे वहीं पे रोक के सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। आईपीओ के थ्रू हमने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मैंने पैसे मार्केट से उठा लिए। आप कहेंगे यार इतने सारे ओनर बन गए, 15,000 लोग, क्या मैं उन सबको हिसाब दूंगा? नहीं, मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगा। मैं एक ऑडिटर के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश अपनी बनाऊंगा और ऑडिटर से उसका एक रिव्यू कराऊंगा, जिसपे ऑडिटर एक देगा यार ये फेयर एंड व्यू बने हुए हैं। और वो 15,000 आपके शेयर होल्डर्स तक चले जाया करेंगी, जिसकी बेस पे उन्हें कंफर्ट रहेगा कि यार मैंने जो पैसा लगाया है वो गलत जगह नहीं लगा। यानी प्रॉफिट जो मैंने डिटरमाइन किया है या जो डिस्क्लोज किया है वो सही किया है, वो गलत नहीं किया। या लॉस हुआ है तो वो गलत नहीं हुआ। तो ये मेरी क्या कहलाती है? ये मेरी इक्विटी मार्केट कहलाती है। इसका दूसरा पहलू, अब मैं कहूँ नहीं यार मुझे अपने बिजनेस में ओनरशिप नहीं देनी, ओनर मैं रहूंगा, उनका कल को अगर मैं, मुझे तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा ना, ओनरशिप बन गई है। मैं कहूँ नहीं यार मुझे जो है वो ओनरशिप नहीं देनी। अब मुझे जो है ना कोई ऐसा चक्कर चाहिए कि मेरे पास प्लान बड़ा तगड़ा है और मैं एक साल में 15 लाख रुपए निकाल के मार्केट से बाहर निकाल लूंगा। तो मुझे कोई ऐसा चक्कर चाहिए कि यार बस पैसे दो और मुझे इंटरेस्ट लेते रहो ऊपर से, और जो है ना वह खत्म करो, साल की मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में
मैं कोई टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, अभी हम कन्वेंशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया कि कोई टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, कोई कमर्शियल पेपर वगैरह एक लॉन्च किया, और लॉन्च करके इनिशिएट किया, मार्केट में फ्लोट कर दिया कि भाई ये मेरा 1 लाख रुपए का ये सर्टिफिकेट है, या 50,000 का, जो भी डोमिनेशन हमने रखी, और उसके ऊपर मैं आपको 10% दूंगा प्रॉफिट, और जो आप मेरे पास पैसे लेके आ जाओ, मेरे कारोबार में इन्वेस्ट कर दो। अब आप कहेंगे यार आपका तो बिल्कुल नया कारोबार है, नए कारोबार पे कमर्शियल पेपर कौन खरीदेगा या टीएफसी कौन लेगा? भाई मैं अगर किसी पे एक कारोबार में 25,000 रुपये लगा रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको, या जानता भी हूँ तो जाहिर सी बात है पैसे ऐसे तो नहीं लगाऊंगा कि आप कैसे दोगे प्रॉफिट। तो इसका चक्कर ये होता है कि कैपिटल मार्केट में ऑलवेज आर द रिस्क टेकर। रिस्क टेकर मीन्स क्या होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, यानी यहाँ पे जो 10% मैंने प्रॉफिट ऑफर किया वो बैंक से 2-3-4% ज्यादा ही होगा। यानी अगर आप बैंक में वो पैसे रखवाएं 25,000 रुपये, अगर आपको 5-6% मिल रहा है तो मैं आपको कहूंगा भाई मुझसे 10 लो, तो मैं आपको रिस्क का आपके प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो अगर इफ यू आर द रिस्क टेकर एंड इफ यू आर द सेटिस्फाई विद मी विद माई प्लान, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये था दूसरा पहलू, कि जहां मैंने आपको ओनरशिप नहीं दी, मैंने आपसे कर्जे पे पैसा ले लिया। अब कर्जे पे मैंने पैसा लिया, अब दोनों में फर्क समझिएगा क्या है। कारोबार स्टार्ट हुआ, 6 महीने बाद कारोबार ने लॉस कर दिया। जब कारोबार में लॉस किया, या साल में मैंने लॉस किया, कोई प्रॉफिट नहीं किया, तो कैपिटल मार्केट से जब मैंने शेयर्स उठाए थे उनको डिविडेंड की सूरत में प्रॉफिट देना था। जब लॉस हो गया तो वो मेरे कारोबार के ओनर हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ओनर है मेरे, उनको कुछ भी नहीं देना। लेकिन जब मैंने बात की आपकी आके कि यहाँ पे कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या कोई पेपर मुझसे ले ले, जब पेपर्स आके मुझसे 25,000 का या लाख रुपए का, अब क्या हो गया, अब ये फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया, अब इन्वेस्टर को या आपको कोई सरोकार नहीं है, कारोबार लॉस करे प्रॉफिट करे कुछ भी करे। आपने कहा भाई ये मैंने 25,000 रुपए का डोमिनेशन का सर्टिफिकेट खरीदा है, और मुझे 25,000 रुपए के अगेंस्ट जो आपने तय किया था ऑन द इनिशियल एग्रीमेंट 10% प्रॉफिट आप मुझे देंगे, वो आप मुझे देते रहे। कारोबार लॉस करे, आपके कारोबार में आग लग जाए, आपके कारोबार में सैलाब आ जाए, आई डोंट केयर। मुझे तो मेरे इन्वेस्टमेंट के पर्पस का, जो मैंने की है पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, वो मुझे चाहिए। तो गेटिंग माई पॉइंट, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? जब मैंने पहले पैसा उठाया था, कारोबार में लॉस हुआ, मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे वाले एंगल में जहां से मैंने डेट लिया था, वहां मेरा इंटरेस्ट फिक्स है, अब वहां मुझे पैसा देना ही देना है। तो इन दोनों कैपिटल मार्केट के अंदर ये फर्क है। बात को आगे बढ़ाएं कि अब इसमें बिजनेस के ऊपर कैसा फर्क पड़ता है, बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा अगर डेट में और कैपिटल के अंदर। देखिए जब आप कैपिटल अपना इंक्रीज करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट साइज बढ़ता है। आप अकाउंटेंट हैं, बैंकर्स भी बैठे हैं, नॉन बैंकर्स भी, आई बिलीव उनको अकाउंटिंग का आइडिया होगा। तो आपकी बैलेंस शीट साइड पे कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा रिटेन अर्निंग और कैपिटल बन के ही मेरा एक शेयर कैपिटल बनेगा ना। तो मेरा ये शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तो मेरी इक्विटी बढ़ रही है। इक्विटी बढ़ रही है तो आपका अल्लाह भला करे मेरे बिजनेस जो अंदर, मेरी बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं, मैं आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी निकालूंगा तो मेरे अंदर कोई रिस्क नहीं है, यानी मैं रिस्क को और एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मैं मजीद कर्जा ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू में ही कर्जा ले लिया 5 लाख का, 15 लाख रुपए का, तो मेरा कैपिटल 5 लाख का है, 15 लाख का मैंने कर्जा ले लिया, तो मेरी जो आपकी जो कंपनी हो गई उसका जो डेट रेशियो है, जिसे हम रिस्क रेशियो भी कहेंगे या डेट रेशियो कहें, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका प्रॉपर नेम है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपका कैसा हो गया, 75%। यानी 75% आप रिस्क पे चल रहे हैं कि आपका जो है ना कारोबार चले ना चले आपने देना है। जबकि पहले वाले सूरत में क्या था, आप बिल्कुल रिस्क फ्री थे। ठीक है, रिस्क फ्री है। एक सवाल किसी ने किया है क्या, दोनों मार्केट बेटा कैपिटल मार्केट ही होती है, ये दोनों कैपिटल मार्केट से ही लिया जाता है। जब मैं इनिशियल ऑफरिंग करता हूँ पब्लिक ऑफरिंग, तो ये भी कैपिटल मार्केट है। और जब मैं डेट कमर्शियल पेपर या टीएफसी पेपर्स के थ्रू उठाता हूँ, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के थ्रू, तो ये भी कैपिटल मार्केट ही कहलाती है। दोनों में, दोनों के जरिए पैसे कंपनी भी ले सकती है और इंडिविजुअल भी ले सकता है। इंडिविजुअल और कंपनीज के पास पैसा इन्वेस्ट और करता कौन है, ये मार्केट बनाई किन लोगों के लिए गई है?
अब एक एंगल आपको समझ में आया कि कारोबारी बंदा अगर हो, जिसको कारोबार के लिए पैसे चाहिए, फंड रेजिंग चाहिए, वो कैपिटल की तरफ आएगा, कैपिटल मार्केट की तरफ। अब इसका दूसरा एंगल समझते हैं। दूसरा एंगल ये, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम के पास अगर हम मिसाल लें कि हमारी तनख्वाह सबकी 50,000 रुपये मिसाल के तौर पे, और हमारे घरों के खर्चे सबके रखते हैं कांस्टेंट कि 30,000 में हमारे घर चल जाते हैं। 20,000 रुपये हम सब सेव करते हैं, इंटरेस्ट रेट बैंक में रखवाने जाए लेट से 5% का है। कैपिटल मार्केट की तरफ हम आए, कैपिटल मार्केट में आए तो यहाँ रिस्क बड़ा है और रिटर्न भी बड़ा है, क्योंकि जब मैंने 25,000 रुपये का सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है, और मुझे मिल रहा है कितने परसेंट है, 10% का रिटर्न, तो 5% से ज्यादा मिल रहा है, यानी इंडिविजुअल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रिस्क लेकर ज्यादा कमा सके। उधर से कंपनी को फंड चाहिए, उसने कहा यार मुझे फंड चाहिए। दूसरे एंगल से हाउस होल्ड निकला घर से बाहर, जिसके पास एक्सेस मनी थी, वो एक्सेस मनी लेके मार्केट में आया। उसने कहा यार ये एक्सेस मनी जो है ना, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाता हूँ, क्योंकि घर के अंदर कैश रखने से उसकी भी एक कॉस्ट होती है। कैसे कॉस्ट होती है कि जनाब आप देखें, आप पिछले 6 महीने की बात कर लें साल की, अगर लेट से आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था, अगर वो 1 लाख रुपए आपने घर के अंदर तकिए के गिलाफ में रखा हुआ था, और वो आज आप निकालें, उस पहले आप सोचें 1 लाख में आप क्या ले सकते थे और आज 1 लाख में आप क्या ले सकते हैं। मतलब 1,000 रुपए में अगर आप पहले मिसाल, बहुत ले एग्जाम्पल पे आ जाए लेमैन की, तो मेरे ख्याल है, आप डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन 1,000 रुपए में शायद 10 किलो आटा आ जाता था। अगर आज आप वही 1,000 रुपए निकालें तो शायद 8 किलो आएगा। तो इसका मतलब रुपए की कदर कम हुई। आज उस 1,000 के रुपए में 10 किलो आटा नहीं आ रहा, जो कि 6 महीने पहले आ रहा था। तो ये रुपए की एक कॉस्ट है ना। अगर यही 1,000 रुपया आप मार्केट में इन्वेस्ट कर देते तो उससे आप कमाते, जब आप कमाते तो वो 1,000 आज 1,500 होता या 1,200 होता, और उससे आप उतनी ही चीज खरीद सकते जितनी चीज आप, जो आपके 12 यानी 1,500 रुपए का आ रहा है, तो उसको आप मीट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को मीट कर सकते हैं, और कैश की कॉस्ट की जो है उस रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते थे। तो हाउस होल्ड इस वजह से एक्सेस मनी को या तो बैंक में रखते हैं, अगर वो रिस्क टेकर है तो वो कैपिटल मार्केट में लेके आता है, और कैपिटल मार्केट में शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, या आपका डेट के अंदर आ जाता है। कैपिटल मार्केट हमारी एक बड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है, बड़ी एक वॉलेटाइल मार्केट होती है। थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन को आगे मूव करें तो मैं आपको इससे लेके चलूं। ये डायग्राम वही है जो भी मैंने आपको समझाया कि रियल सेक्टर, आपके हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी। हाउस होल्ड सरप्लस हो या डेफिशिट हो, अब मैंने क्या मिसाल दी थी आपको कि मेरा कारोबार था, मैं डेफिशिट था, और मैं हाउस होल्ड के पास या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आया मार्केट के अंदर, मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो उसने पैसा मुझे दिया। कॉर्पोरेट हो या अपना हाउस होल्ड हो, दोनों तरफ सूरतों में पैसे लगा सकते हैं। अब क्या गवर्नमेंट किस तरह लगाती है, किसी को आइडिया है कि गवर्नमेंट किस तरह पैसे लगाती है कैपिटल मार्केट के अंदर? बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है गवर्नमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो टी बिल्स या PIBs इशू कर दिया ऑन द कन्वेंशनल साइड, और इन द इस्लामिक साइड सुकूक। क्यों इशू करती है, कोई बताएगा? यही फंड रेजिंग के लिए, जिस तरह पहले बात हुई थी। सर गवर्नमेंट दोनों को सूरतें होती है। एक ट्रेजरी बिल तो इसलिए भी होता है कि सर मनी सप्लाई भी कंट्रोल करनी होती है मार्केट से, तो भी स्टेट बैंक फिर ट्रेजरी बिल इशू करता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों चीजें होती हैं, एक फंड रेजिंग भी चाहिए होती है इन्हें अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, दूसरा मनी सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करना होता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट 21% पे पहुंच चुका है। 21% पे जब इंटरेस्ट रेट किया, तो टी बिल्स आप देखें शॉर्ट में चल रहे होते हैं, 3 महीने 1 महीने के ऊपर चल रहे होते हैं टी बिल्स। तो ये टी बिल जब शॉर्ट टर्म में लॉन्च करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट से गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पे पैसा उठाना चाहती है, और पब्लिक को ये इनकरेज करती है कि भाई पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी में मत लगाओ और बैंक में लेके आओ। क्यों लेके आओ बैंक के अंदर? ताकि आपका मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके, जैसा अभी एक साहब ने कहा। सर एक रिक्वेस्ट है, कैपिटल मार्केट के साथ ही बात में थोड़ा सा जो है पुट सम लाइट ऑन मनी मार्केट, थोड़ा उसको भी जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंट। मनी मार्केट आएगी आगे, बिल्कुल मनी मार्केट आएगी आगे। थैंक यू थैंक यू। जी जी, मनी मार्केट है। इसका हमारे यहाँ एक पोटेंशियल जो कंपोनेंट है या आपका एलिमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर भी होता है। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, कोई बताएगा?
मेरी मार्केट तो गिरी हुई है। पाकिस्तान को, इंडिया खासतौर पर बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको कहा जाता है, इंडिया को भी इवन कब तक, क्योंकि एफडीआई इसे कहते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टर। ये क्यों है, क्यों आता है, फॉरेन को क्या फायदा होता है और क्या चाहता है, क्या है हमसे ये, इसका फायदा कब होता है? इसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम पड़ रही होती है यहाँ पर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ऑफरिंग की वजह से, कॉस्ट या कॉस्ट इसका फायदा नहीं है ना। कॉस्ट तो अगर ये या लेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सस्ती पड़ती है, टैक्स फ्री जोन्स वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कैसे सस्ती पड़ेगी? हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो बेचारा जनरेटर पे चलाएगा। नहीं, एक जनरल स्पीकिंग के तौर पे कहा गया। हाँ, और कोई, और किसी को आइडिया हो? सर एक तो लेबर भी शायद सस्ती होती है, उसको पड़ती है अगर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि हम लोग हैं। फिर एक दूसरा, उसको दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए एक तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर को सहूलियात इतनी मैसर कर देता है स्टेट बैंक, कि उनके लिए वैसे भी बहुत इजी हो जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। सहूलियात वजह मैसर करने की वजह ये होती है कि हम चाहते हैं ये कि एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है उसको मीट करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा जो होता है, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्या होता है। देखिए, जब जब एफडीआई आता है किसी भी मुल्क के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आती है। एक तो आती है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट किया तो मेरे मुल्क में डॉलर आ गया। डॉलर आता है रिजर्व के अंदर, जब रिजर्व में डॉलर आता है आप देखते हैं स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर चली जाती है। देखा होगा आपने, ये एक्सपीरियंस ये। जी 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 सर, जी। देखा है बहुत। देखा है। देखें, अब ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये बड़ा इजी होता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि कल को अगर उसने निकलना है ना, वो अपना स्टॉक बेचेगा, पैसे निकालेगा अपने डॉलर और बाहर निकल जाएगा। उससे इससे कोई सरोकार नहीं है मार्केट कहाँ क्रैश होती है, मेरी इकॉनमी कहाँ जाती है, कुछ नहीं पता। एक आता है एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर के थ्रू, वो आके यहाँ एक इंडस्ट्री लगाता है जिसे निकलना एग्जिट मुश्किल होता है एकदम से। जब वो इंडस्ट्री लगाता है, लेट से किसी, अभी आपके यहाँ बहुत सारे व्हीकल्स वाले हैं, प्रोटोन है, आपके यहाँ किया ईवी है, आपके यहाँ जो है ना वो एमजी है गाड़ियां, जो प्लांट लगाए थे इन्होंने। अब इनका मकसद यहाँ पे क्या होता है, जब ये इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ना, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, लेबर, हमारा लेबर गैप तो पूरा होता है, लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या होता है, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आपका रुपी वीक हो, इन्हें फायदा जब ये, कैसे आप कहेंगे? मैं कहूँगा यार, आज ये मार्केट में $1,000 लेके आए, $1,000 को आज उन्होंने पाक रुपीज में खुला कराएंगे, जब इन्वेस्टमेंट करनी होंगी तो खुले कराएंगे, तो कितने बनेंगे? लेट से ₹300 बन गए, स्ट्रेट रखे हम ये। ₹300 इन्होंने मार्केट में लगा दिए। कल को इन्होंने डॉलर वापस मुल्क में लेके जाना है, आपके डॉलर ₹200 का हो गया, वो $1,000 थे इन्होंने लगाए थे, जब ये कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो जी। एफडीआई हमेशा ये चाहता है कि रुपी वीक हो और डॉलर स्ट्रेंथन हो, ताकि जब भी मैं मुल्क से पैसा बाहर निकालूं तो मुझे फायदा हो। और बिजनेस में भी उसे लॉस हो रहा होता है तो वो ये एक्सचेंज रेट के थ्रू कवर कर लेता है। आप देखें कि जितनी भी एफडीआई आती है या आईएमएफ आता है, वो हमेशा हमारे रुपी को जो है वो वीक ही करता है, क्योंकि उसके वीक करने में ही उनका फायदा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा बहुत हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन ये कि हमारे लेबर गैप को ही पूरा करता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही होता है कि हमारा रुपी जो है ना वो डेप्रिशिएट होता है, और जिस टाइम ये अपना प्रॉफिट रिपेट्रिएट करते हैं अपने होम कंट्री के अंदर, वो शॉर्टर टाइम के अंदर आप देखेंगे कि डॉलर की फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ हो जाती है, मार्केट के अंदर एकदम से वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, स्टॉक मार्केट में भी और एक्सचेंज रेट के अंदर भी। कि मेरी कंपनी है, लेट से मैं एमजी में काम करता हूँ, ओनर हूँ, साल का एंड आया, मैंने प्रॉफिट बनाया $1,00,000, मैंने $50,000 तो यहीं पे रहने दिया, $50,000 निकाल दिया अपने मुल्क के लिए। जैसे ही मैं अपने मुल्क में ले जाने के लिए निकालूंगा, रिजर्व से पैसा कम होगा, मुल्क के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, डॉलर के अंदर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा और स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। ये हम आम दिनों में देखते हैं। ठीक है, चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कैपिटल मार्केट को हमने देखा कि कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन हमने सारी देख ली है, इसको हम एक दफा यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। कि बॉन्ड्स होते हैं, हमने देखा इन्वेस्टमेंट में, इक्विटीज होती हैं जो ट्रेड की जाती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा है इस रोल है, मैं आगे वाली स्लाइड पे मैं देख के बताता हूँ, आगे वाली स्लाइड पे होगा रोल, हमने देख लिया यहाँ पे कि सरप्लस होगा फंड से और एक डेफिसिट होगा। सरप्लस कौन था? जो मार्केट में बैठा हुआ था इन्वेस्टर, जिसे पैसा इन्वेस्ट करना था। डेफिसिट कौन था? कि जब मैंने
रेस्टोरेंट की चेन खोली थी तो मैं डेफिशिएट था और मुझे पैसा चाहिए था, तो मैं इन सरप्लस वालों के पास गया था कि आ जाओ मुझे पैसे दे दो, मुझसे प्रॉफिट लेते रहो, तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट दो किस्म की होती है हमारे पास, एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है कि जहां पे पब्लिक आपका जो है ना आईपीओ में हमने ऑफर किया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की थी। जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो मैंने क्या किया था, मैंने शेयर मार्केट में फ्लोट किए थे। किसी के पास शेयर मार्केट में पहले से नहीं थे, पहली दफा मैंने कहा था कि यार ये मेरी कंपनी के शेयर हैं, इसका फॉर्म भरो और शेयर ले लो। तो ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट में होता है। सिक्योरिटीज आई, मैंने डेट सर्टिफिकेट बनाया था टीएफसी का, एक टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का या कमर्शियल पेपर, और मैंने कहा था कि आप 25,000 रुपए का ये एक पेपर है, यानी आप मुझे ये दोगे तो 25,000 का कर्जा आप मुझे दे दोगे, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट लेते रहोगे। तो ये प्राइमरी मार्केट थी। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, यानी प्राइमरी मार्केट इशू करती है मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट उसे ट्रेड करती है। यानी आपने मेरी कंपनी के शेयर ले लिए, अब आप कहें यार मैं शेयर रखना नहीं चाहता, मार्केट ऊपर गई है, आपने लिया था 100 रुपए का शेयर, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और वो 112 रुपए का शेयर हो गया, आपने कहा निकल जाते हैं। तो मार्केट तो लिस्टेड है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आप वहां पे बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है, मार्केट है, तो आपने शेयर अपना बेच दिया, अपने 112 रुपए लिए, मार्केट से बाहर आ गए, दूसरे शेयर खरीद। सिंपल वर्ड यानी कि जो पहले से शेयर होते हैं उनकी खरीदो ब्रोकरेज। बिल्कुल 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 ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, जो पहले से शेयर हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती है। इसी तरह आपके जो है डेट सर्टिफिकेट, टी बिल्स की, पीआईबीज की, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या सेकेंडरी मार्केट के ऊपर आपके ट्रेड किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट की जो बड़ा फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, ये लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट करता है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, किसी को आइडिया? कैश का इनफ्लो। बिल्कुल, इनफ्लो या आउटफ्लो दोनों को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इनफ्लो ज्यादा होगा क्योंकि क्रेडिट, मैं जब डेफिसिट था कारोबार के अंदर तो मेरी मार्केट के अंदर, मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई थी ना, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप तो अपने पैसे अपनी पॉकेट में लेके बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे रेस्टोरेंट की एक चेन है, उसमें आप या तो आईपीओ के थ्रू आ जाएं या डेट सर्टिफिकेट के थ्रू आ जाएं, तो मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, आपने मुझे पैसे दिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होना शुरू हो गई। मैंने रेस्टोरेंट खोला, जब मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तो अपने पास लेबर रखूंगा जो कि ऑर्डर्स लेंगे, जब लेबर रखूंगा उन्हें तनख्वाह दूंगा, तो एम्प्लॉयमेंट गैप एक मैंने फिल किया। दूसरे एंड पे क्या होगा, जब मेरा रेस्टोरेंट है तो जाहिर सी बात है मैं कुछ चीजें खरीदूंगा, जब खरीदूंगा तो जाहिर सी बात है मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना शुरू कर दिया, चाहे वो हमारा जो है वेजिटेबल हो, मीट हो, ऑयल हो, तो सारी चीजों में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना शुरू कर दी। दूसरा क्या है हमारे पास, प्राइमरी मार्केट के बाद आती है, जाहिर सी बात है जब एक चीज इशू हो जाएगी उसी को हम ट्रेड करेंगे, जो चीज इशू नहीं होगी उसको हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। पर्टिकुलर प्लेस क्या कर रहा है कि शेयर्स कहाँ पे ट्रेड होते हैं आजकल हमारे, कौन सी शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, हमारी? स्टॉक एक्सचेंज, हमारा स्टॉक कौन एक्सचेंज सा में, स्टॉक एक्सचेंज है, क्या नाम है इसका? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और क्या करता है, ये इनकरेज करती है सेकंड मार्केट आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे, मैं तो कह रहा था अभी कि प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू इश्यूएंस होती है, तो ये इनकरेज कैसे करी न्यू इन्वेस्टमेंट को, ये कैसे इनकरेज कर रही है, तो बताएगा? लेकिन नए इन्वेस्टर्स आए और वो आके एक्जिस्टिंग शेयर्स को ही खरीदे, उसका ट्रेड बिल्कुल करें। लेट्स से एग्जैक्टली, कि अगर मैं शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मेरे एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब मैंने 100 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा था, वो 100 रुपए का था, आज 112 रुपए का हो गया। तो आपके दोस्त हैं अहमद साहब, उनको उनको पता ही नहीं था कैपिटल मार्केट, आपने उन्हें बताया, बोले यार 10 रुपए का शेयर था, देख 112 का हो गया है, और कंपनी अच्छी परफॉर्म करी, 150 पे जाएगा। तो वो 112 रुपए लेके मार्केट में आया और उसने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा, उसने आईपीओ से नहीं खरीदा, उसने सेकेंडरी मार्केट में आके शेयर खरीदा। तो इसने क्या किया, एक न्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की सेकेंडरी मार्केट में। बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। अच्छा जनाब, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। इक्विटी मार्केट होती है हमारी, जो शेयर्स, प्योरली शेयर बेस्ड होती है, जहां पे हम आईपीओ के थ्रू शेयर उठाते हैं, या हम सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट कौन, एक साहब ने भी जिक्र किया था, मनी मार्केट क्या होती है, किसी को आइडिया? सर मनी मार्केट ये जो
डेली की जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, चाहे करते थे हो रही हो मार्केट के अंदर, ठीक है, वो सारा ये मनी मार्केट में आ रहा होता है। या किसी बैंक को भी अगर जरूरत पड़ी किसी दूसरे बैंक से कर्ज लेने की, तो ये सारा मनी मार्केट के अंदर आ रहा होता है डेली बेसिस पे, ये जो डेली उधार पे और कैश पे चल रहा होता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनको जरा सबको एक साथ समझाते हैं, जरा सा आसान लफ्जों में, आपने टेक्निकल लफ्जों में बिल्कुल सही बात कही है। देखिए होता क्या है मनी मार्केट में, बैंक्स के अंदर मेरा एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर का मतलब और मैं आसान कर दूं कि मेरे पास आज की डेट में मेरे पास एक ऑर्डर आया जर्मनी के अंदर से कि यार आपने 1000 टॉवल बनाने, 1000 टॉवल के लिए मुझे एक ऑर्डर मिल गया। मैं वो लोन लिया या मैंने डेट सर्टिफिकेट लिया, कुछ भी लिया, मैंने वो टॉवल तैयार किए। जब मैंने टॉवल तैयार किए मैं बाहर भेजूंगा, बाहर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? डॉलर आएगा। डॉलर आएगा बैंक में आपकी मनी मार्केट से लेंगे, क्योंकि एक एंड पे इंपोर्टर खड़ा हुआ है, इंपोर्टर की पेमेंट जानी है। जब इंपोर्टर की पेमेंट जानी है, लेट से मेरे $1000 आने और उसके $800 जाने, तो मुल्क के अंदर रिजर्व कितने के हो गए? 200 का एडिशन हुआ, मुझे 1000 पूरे मिलेंगे और उसके 800 जाएंगे। लेकिन ये सारा काम कहाँ से हो रहा होगा? मनी मार्केट में। अब मनी मार्केट का आप कहेंगे रोल क्या है? मनी मार्केट आपको रेट बताएगा कि भाई आज की डेट में डॉलर का रेट क्या है, रेट डिटरमिन करके बताएगा। रेट कैसे डिटरमिन करते हैं? आपकी सप्लाई और डिमांड की बेस पे। आपका $1000 आ रहा है, जा कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब आपकी सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर का रेट आपको मुनासिब मिलेगा। डॉलर इंपोर्टर हूं मैं, मेरा सिर्फ पेमेंट जानी जानी है। जब जानी जानी है तो मुझे रेट हाई मिलेगा, लो मिलेगा? हाँ जी, हाई हाई। मिलना चाहिए ना तुम। हाई मिलेगा, बिल्कुल। बिल्कुल मेरा हाई मिलेगा, क्योंकि जब मेरे पास शॉर्ट हो रही है सप्लाई तो मुझे हाई मिलेगा। तो मनी मार्केट इस चीजों को मैनेज करती है, और ये मैनेज करने से सिर्फ बैंक मैनेज नहीं करते, ये बैंकिंग इंडस्ट्री वाइड मैनेज हो रहा होता है स्टेट बैंक के थ्रू भी, क्योंकि डॉलर्स के ऊपर पूरा आपको पता है रिजर्व बेस कर रहा होता है। तो ये आपका पूरा मनी मार्केट को ये एनओपी कहलाती है, नेट ओपन पोजीशन। नेट ओपन पोजीशन और किसी ने ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा एक्सेस हो, क्योंकि एक्सेस की मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेस भी अगर उसके पास पैसे रह गए तो उसकी भी एक कॉस्ट है, समझ रहे हैं? कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है कि वो कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रह गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे पास डॉलर आके गिरे 1000 डॉलर, 1000 डॉलर जो मेरे पास आके गिरे तो उसके अगेंस्ट में मैंने पेमेंट करनी थी 500, आज मेरी डेट पे $500 पड़े हैं बास्केट के अंदर। भाई कोई इंपोर्टर मेरे पास आ जाए और 280 का रेट चल रहा है, मैं बोलूंगा यार 282 का लो और जाके अपनी पेमेंट कर दो, क्योंकि मैं भी $2 कमा लूंगा और डॉलर भी मेरे पास से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो मैं डॉलर रख के बैठा रहूंगा तो मेरे पास तो सप्लाई बढ़ी रहेगी और रेट आने का चांस नीचे ज्यादा होगा, जिसपे मुझे ट्रेजरी अक्सर लॉस बुक कर रही होती है बैंक्स की। समझ आया? है। जी सर। तीसरी हमारे पास आ गई डेट मार्केट। डेट मार्केट मैंने अभी आपको समझाया, डेट मार्केट हमारी सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, टीएफसी, ये कन्वेंशनल साइट पे हम लेके लॉन्च करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अगेंस्ट में फिक्स परसेंटेज के अगेंस्ट में कर्जा ले लेती हैं। गवर्नमेंट डेट मार्केट में क्या लॉन्च करती है? गवर्नमेंट लेके आती है पीआईबी और टी बिल्स। पीआईबी और टी बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट पैसा उठाती है। गवर्नमेंट का मकसद आप लोगों को बता ही दिया, आपने खुद पता भी था आप लोगों को कि मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई क्यों कम करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी हमारे पास आती है डेरिवेटिव मार्केट। पाकिस्तान के अंदर वैसे डेरिवेटिव मार्केट इतनी खास है नहीं, तो डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता है हेज करना, अपने आप को सिक्योर करना। यानी आज एक इंपोर्टर आया, इंपोर्टर मुझसे आगे कि यार कि मेरी एक पेमेंट देनी है और आज का डॉलर का रेट है ₹280 का, तो मैं, और मेरा अंदाजा है मार्केट बेस पे कि कल 270 का हो जाएगा। तो मैंने कहा यार 275 पे आप मेरी पेमेंट लॉक कर लो, 272 पे। बैंक अपनी वर्किंग करेगा, वो एक ऑफर देगा म्यूचुअल कंसेंट के साथ, एक बीच का या बयाना रवि का एक रेट तय कर लेंगे कि यार ये 275 का या 270 का या 275 का, यानी आज से कम भी हो सकता है, आज से ज्यादा भी हो सकता है। ये रेट तय हो गया, आप इस बेस पे 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। सर अब 2 महीने बाद, सॉरी, टेक्निकल वे में अगर बोले तो डेरिवेटिव मार्केट जो है बेसिकली ट्रेडिंग होती है फॉरवर्ड और फ्यूचर। बिल्कुल Am I फॉरवर्ड right? स्वाइप्स भी होता है इसमें, स्पॉट भी होता है। ठीक है।
ठीक है। ठीक है, इसमें 3-4 एंगल्स होते हैं और पाकिस्तान के अंदर डेरिवेटिव मार्केट इतनी कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम लेके एक अच्छी चीज बताऊं, हमने बल्कि आजकल हर केस स्टडीज में ही पढ़ाई जाती है, और इनफैक्ट दोबारा तमीज बांधते हुए चलें तो मैं बताऊं, 2008 के अंदर सबको फाइनेंशियल क्राइसिस याद होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। वहां सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वहां पे जो मार्केट के अंदर हुआ क्या था, सप्लाई मनी बढ़ाई थी, मनी सप्लाई इस तरीके से बढ़ गई थी कि हम वहां एक वॉकिंग कस्टमर भी आके हाउस लोन ले लिया करता था। यानी पिज्जा हट का एक कोई वेटर भी है तो वो जाता था एक वॉकिंग कस्टमर बैंक का और वो ले लिया करता था लोन, क्योंकि लोन आगे से इंश्योरेंस पे हेज होता था, तो बैंक ने देखिए अपने सर, आप को सिक्योर किया हुआ था। सर ये वही पीरियड है ना, 2008 मुशर्रफ ईरा कहलाता है, जिसमें आपकी गाड़ियां भी बहुत खरीदी गई थी और जगह जगह हर स्टॉप पे जो है सीएनजी पंप भी खुल रहे थे। आई थिंक ये वही पीरियड जी जी बिल्कुल, ये 2008 के अंदर यही हुआ था। मॉर्गेज का सबसे बड़ा ये एलिमेंट था इसके अंदर, यूएसए के अंदर, जो इंश्योर, वो तो कह रहे थे यार इंश्योरेंस है मेरे पास, मैंने इंश्योरेंस से हेज किया हुआ है। यानी लेट से आपकी पेमेंट बनती थी $5,000 की या $2,000 की, उसने कहा यार ये नहीं दे पाया तो मुझे इंश्योरेंस वाला दे देगा, तो मसला थोड़ी है। तो हुआ क्या था यार, इसी चक्कर में हाउस की प्राइसेस बढ़ती चली गई। जब हर कोई घर लेने जा रहा था तो प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर चली गई और बैंक दबा के मार्केट में फाइनेंसिंग कर रहा था। एक वक्त आया कि जनाब लोगों की रीपेमेंट कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वो इंश्योरेंस के पास गए। इंश्योरेंस ने शुरू में तो दे दिए, लेकिन जब वो फटना शुरू हो गए तो वो इतने ज्यादा लोन्स ब्लास्टिंग हुई कि ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा और 1,000 बैंक बंद हुए थे 2008 में। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक तो ये कि हमारे यहाँ तो हाउस फाइनेंस आप लोग बैंकर बैठे हैं ज्यादा, कि स्टाफ को इतनी मुश्किल से मिलता है, तो कस्टमर के लिए तो बहुत मुश्किल काम होता है। जो कि अच्छी चीज ये है कि चेक सारे ज्यादा लगे हुए होते हैं, तो हम काफी सेफ रहते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ था। और एक अच्छी बात ये, जो 1,000 बैंक बंद हुए थे 2008 के अंदर, इसमें से एक भी इस्लामिक बैंक बंद नहीं हुआ था। और 2008 तक इस्लामिक बैंक को किसी फोरम पे जगह नहीं देते थे, ये कोई जगह नहीं मिलती थी, कहीं डिस्कशन का पार्ट नहीं होते थे। जब 2008 में इन्होंने देखा 1,000 बैंक बंद हुआ और इस्लामिक बैंक कोई बंद नहीं हुआ, झटके लगे हों कि जर्क्स आए हों उनके बैंक में, लेकिन बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने इस्लामिक बैंक को टेबल पे ऑन बोर्ड किया और उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्या करते हो जो हम नहीं करते, हम 1,000 बंद होगा और आप एक भी बंद नहीं हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो डेरिवेटिव थी। आज भी यूएसए के अंदर 200 बिलियन डॉलर की डेरिवेटिव मार्केट है। और यूएसए के अंदर हिस्टोरिकली आप देखें तो हर 10 से 11 बार, 10 से 11 साल बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो कि ड्यू हो चुका है, जो किसी भी टाइम आ जाएगा। इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि वो ड्यू हो चुका है, वो किसी टाइम भी आएगा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है डेरिवेटिव्स। वो डेरिवेटिव्स के नीचे कुछ होता ही नहीं ना, हवा है, हवा के ऊपर मार्केट बिल्ड होती जा रही है, बबल है। जब ये बबल बर्स्ट होता है तो सारी चीजें नीचे आ जाती है। इसको भी हमने डिस्कस किया है। इक्विटी मार्केट शेयर्स हैं, कंपनी आपका जो है फंड रेज करती है, ओनरशिप दे के, ओनरशिप दे रही होती है। मनी मार्केट हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमने अभी बात की, क्रॉस फंक्शनल करेंसीज, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेशन। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड को अलग से भी लिख दिया था। म्यूचुअल फंड बताएगा कोई क्या होता है? हेलो जी। सर्टेन अमाउंट जो फंड होता है वो कहीं आप जमा कराते हैं एक कंपनी को, और वो इन्वेस्टमेंट कहीं कर रही होती है और होता है, तो दैट्स हाउ द म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड होता ये है कि जब आप शेयर मार्केट में आते हैं ना, तो आप अपनी पसंद से, आपने कहा मैं आज यूनिलीवर के शेयर खरीद लेता हूँ, एबर्ट के शेयर खरीद लेता हूँ, ये ब्लू चिप्स कहलाती है, तो मैं नेशनल बैंक एचबीएल खरीद लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से बाइक कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स एक कंपनी एक फंड बनाती है, एक पूल बनाती है कि मैं अली रिजवी, मैंने भी अपना पैसा डाला, आप में से कुछ लोग थे उन्होंने पैसे डाले, अब वो एक फंड बन गया, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो है उठाया, आपने वो पोर्टफोलियो उठाया और पोर्टफोलियो उठा के अब आपने उसको रिस्क डाइवर्सिफाई किया। उसका रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई किया? लेट से मेरे पूल के अंदर जमा हो गए 1 लाख रुपए और हम 10 लोगों के थे, 10-10 हजार रुपए। हमने क्या किया, उस 1 लाख को 25% लगाया मनी मार्केट के अंदर, 25% को लगाया रिस्क टेकिंग स्टॉक के अंदर,
जो ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। 50% को मैंने लगा दिया रिस्क फ्री के अंदर, यानी रिस्क फ्री का मतलब मार्केट जहाँ इतनी वॉलेटाइल नहीं होती। तो मेरा रिस्क कहाँ पे क्या हो गया, मैंने अपना डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी उसको मैंने रिस्क को एक मैनेज कर लिया, मिटिगेट कर लिया। अब मेरा जो रिटर्न आएगा वो इन चार कंपोनेंट से मिल के आएगा। यानी अगर आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ लगा रहा होता 10,000 रुपए, तो मैं एक शेयर ले सकता था शायद एबर्ट का या ब्लू चिप्स का, यूनिलीवर का या छोटे शेयर्स। तो मैंने क्या किया, वो मैंने इतना ज्यादा मुझे रिटर्न नहीं मिलता, या एक ही ज्यादा उठाता, या एक मार्केट नीचे ऊपर होती तो वो ऊपर जाती थी, ऊपर नीचे जाती तो मुझे उसका नुकसान होता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक पूल बन गया। अब ये पूल बन गया, आप कहेंगे इसकी वैल्यू डिटरमिन कैसे होती है। इसकी वैल्यू इस तरह से डिटरमिन होती है, डेली बेसिस पे ये एक नैव इशू करती है, एक नैव इशू करती है, नेट एसेट वैल्यू, जिसकी बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट क्लोज कर सकते हैं। कैसे कि भाई आज का यूनिट था मेरा 100 रुपए का और मैंने 10,000 रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए, मेरे पास प्रोबेबली 100 सर्टिफिकेट 100 यूनिट्स आ गए। कल मैं गया मार्केट में, कल उसने जो है ना, या एक हफ्ते बाद बड़ी अच्छी मार्केट ने परफॉर्मेंस दी और नैव आज चल रही है 110 रुपए की। मैंने 10 रुपए उसको कहा भाई मैं विड्रॉल कराना चाहता हूँ अपने 10,000 रुपए, तो मैंने विड्रॉल कराया, तो मेरी विड्रॉल आज होगी 110 रुपए की बेसिस पे, यानी मैंने 10 रुपए कमा लिए हर यूनिट पे। इसी तरह अगर वो 90 का हो जाता है तो मैंने 10 रुपए गंवा दिए। बताइए समझ। ये आपके पूल इन्वेस्टमेंट होती है। पूल इन्वेस्टमेंट जब होती है तो वो आपका रिस्क को थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाती है बेसिकली। ये कि जहां जो चीज ऊपर जा रही होती है वहां पैसे ले जाते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक तो आपका रिस्क टेकर के लिए वो बनाते हैं और एक रेड एडवर्स के लिए बनाते हैं, एक न्यूट्रल के लिए भी बनाते हैं कि मैं सारा का सारा पैसा उठाऊं मनी मार्केट में लगा दूं या डेट मार्केट के अंदर, टी बिल्स और पीआईबीज के अंदर और टीएफसी के अंदर लगा दूं, वहां मुझे एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, कुछ पैसे बैंक डिपॉजिट में रख दूं, मुझे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा वो म्यूचुअल फंड को मैंने पहले ही कह दिया भाई मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, मेरा पैसा मुझे सिक्योर चाहिए, मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं, मुझे 2 रुपए का दो, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो है ना, मेरा पैसा सिक्योर रहना चाहिए। तो ये सारा जो है, चलो आपका सवाल का जवाब 1 मिनट में देता हूँ। तो आपका जो यूनिट है म्यूचुअल फंड में रिस्क टेकर, ये क्या हो गया, रिस्क न्यूट्रल के लिए हो गया कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मनी मार्केट में लगा दिया और एक छोटा सा रिटर्न, आपका रिस्क फ्री रिटर्न जो कहलाता है वो मैंने अर्न कर लिया। एक होता है रिस्क टेकर वाला, वो तो कहेगा भाई सारा पैसा मेरा मनी मार्केट्स में स्टॉक मार्केट में लगाओ, देखा जाएगा, ज्यादा कोई मसला नहीं है, ज्यादा मार्केट ने परफॉर्म किया ज्यादा लेके निकलेंगे, डूब गया तो कोई इशू नहीं है, क्रिप्टो की तरह हम चलेंगे। ठीक है जी, बात आ गई समझ म्यूचुअल फंड की। डेट मार्केट हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट और ये आपका जो है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसमें काम करते हैं। कमर्शियल पेपर, पीआईबी, टी बिल, बॉन्ड, ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। कोई मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का नुकसान या फायदा बताएगा आज का इंटरेस्ट रेट को मद्देनजर रखते हुए? या किसी ने आज की एक स्टोरी पढ़ी हो थोड़े दिन पहले की कि एक सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ है, क्यों बंद हुआ है? हेलो, हेलो, जी सर। सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। पीआईबी, टी बिल्स, बॉन्ड्स, ये एक इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं, सही है। ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फायदा या नुकसान क्या होता है अगर आज का इंटरेस्ट रेट को मैं अपने माइंड में रखूं? दूसरा ये कि आपने सिलिकॉन वैली बैंक किसी की नजर से गुजरा हो जो कि अभी डिफॉल्ट होके कोलैप्स कर गया है, क्यों कर गया है, किसी को है आइडिया? अगर इंटरेस्ट रेट करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जो करंट सिनेरियो में काइबोर इतना ज्यादा हाई हुआ है, 21% पे आई गेस गया हुआ है 1 ईयर काइबोर। तो उस हवाले से अगर कोरिलेट किया जाए तो आजकल के हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आई थिंक डैमेजिंग होगी काफ़ी। ये इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा, आप अगर आज की तारीख में कोई लोन बुक करते हैं तो आपकी बुक्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा। और क्योंकि अगर लेट्स से कि 1 ईयर काइबोर का पे मैं लेता हूँ तो वो रिप्राइस भी होना है 1 ईयर बाद जाके। इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं तो लग नहीं रहा कि काइबोर अभी करंटली या विद इन ईयर कुछ ऐसा मैनेज हो पाए कि अगर हम देखें तो कोविड के ज़माने में जैसे काइबोर चला गया था 7% पे, और 7% से ही आज 2 सालों 3 सालों में शूट करता हुआ 21% पे आ गया। तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से जाना अभी तो
फिजिबल नहीं होगा। अगर किसी को फाइनेंसिंग की जरूरत हो भी तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फिर भी शायद मेरे ख्याल से बेहतर है कि दिस इज माय ओपिनियन। तो मैं बैंक के एक्सपेक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली ये कहलाती है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेट बैंक के एक्सपेक्ट से। बैंक क्या करेगा, अगर आज की डेट में वो लॉन्ग टर्म की पोजीशन कोई 6 महीने पहले भी अगर बुक करके बैठा हुआ है ना, उसने टी बिल्स लॉन्ग टाइम पे या पीआईबी उठा लिए, तो आपकी वाली बात बिल्कुल। अभी क्या नाम था पार्टनर, अभी आप क्या कौन बात कर रहे थे, क्या नाम था फजल आपका? अब्बास। फजल फजल अब्बास। अब्बास। तो फजल अब्बास साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि फजल साहब ने भी कहा ना कि यार एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि उसने एक लॉन्ग टाइम की पोजीशन ले ली, लेट से उस टाइम था इंटरेस्ट रेट 15% का, तो उसने 15% पे अपना पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज की डेट में 21% का डिस्काउंट रेट हो गया। यानी डिपॉजिटर को मैं जो पे कर रहा हूँ वो समहाउ 20-21 के दरमियान पे कर रहा हूँ, और मुझे रिटर्न कितने का मिल रहा होगा? 15% का। तो भाई मैं 5-6% तो लॉस में चला गया। यानी खाया कमाया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, ऐसा हिसाब हो गया ना। तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेते हैं जब इंटरेस्ट रेट हाई राइजिंग रेट में, हाई राइजिंग ट्रेंड के अंदर होता है। तो हमेशा टी बिल्स के अंदर या पीआईबीज के अंदर या डिपॉजिटर्स भी आप देखें, वो शॉर्ट टर्म पे 3 महीने 1 महीने में बुक कर रहा होता है। हमारा तो डिपॉजिटर इतना होशियार है, आप तो ब्रांच बैंकिंग के काफी लोग बैठे हुए हैं कि वो टीडी बुक करने के लिए आएगा ना, वो कहेगा यार महीने पे कर दो, आप कहेंगे यार साल पे करा ले, बोले नहीं बस 3 महीने काफी है। क्योंकि उसको भी इतना आइडिया है, वो इतना एजुकेटेड हो चुका है कि वो कहेगा नहीं भाई अभी तो इंटरेस्ट रेट आगे ही जाएगा, मेरा तो टीडी लॉक हो गया, मुझे नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तो ये बैंक के एक्सपेक्ट से कहलाती है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। वो इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म में खेलना है या मुझे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में फायदा ये है कि मैंने जहाँ पैसा प्लेस किया 15% पे 1 महीने के लिए, डीआर बढ़ गया, मैं डीआर बढ़ा दूंगा। दूसरी साइड पे क्योंकि फाइनेंसिंग भी मेरी लॉक हो जाती है, जैसा भी फजल अब्बास साहब कह रहे थे कि बिल्कुल मैंने अगर आज होम लोन दे दिया किसी को, पिछले साल दिया था, क्या वो होम लोन मेरा पिछले साल वाले इंटरेस्ट रेट पे फिक्स होगा, वो 1 साल बाद रीप्राइस होता है, तो मुझे वहां से भी लॉस हो रहा होगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शॉर्ट टर्म में ही खेलता रहूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही मुझे मिल रहा है। ठीक है। डेरिवेटिव्स आपको बता दिए, हेजिंग अरेंजमेंट होती है अपने आप को मैनेज करने के, रिस्क को अपने मैनेज करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर अगेन कोई डेरिवेटिव्स की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, या इतनी बड़ी कोई मैनेज मार्केट डेरिवेटिव्स की पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और इस्लामिक एक्सपेक्ट से तो डेरिवेटिव्स इतने खास इतने ज्यादा हैं भी नहीं। कमेंट बॉक्स में सवाल आए, जरा 2 मिनट दें तो मैं पढ़ लूँ। देखिए सारे सवाल मनी मार्केट में बता देता हूँ दोबारा। अभी जो हमारी बात हो रही थी ये डिफॉल्ट के ऊपर देखिए, कंट्री आपका डिफॉल्ट नहीं करता। अब आप कहेंगे कैसे? आपकी कंट्री के अंदर आपकी कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है। कैश इकोनॉमी आपकी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप देखें, आप कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने एक रोल प्ले किया, 21% तक आपका जो है ना डीआर ले गया, और सीआरआर आपका 6% तक कर दिया। उसके बावजूद आज आप मार्केट में निकलें, अभी जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, कराची की अगर मैं बात करूं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप अफ्तार के लिए कराची में किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, मतलब लोअर क्लास टू मतलब इलीट क्लास, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होगा। और दे ऑल आर वर्किंग ऑन द कैश। आपकी कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज हो गया है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन जो आपका मिडिल मैन है ना, वो मिडिल मैन की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा है। मिडिल मैन मतलब क्या है कि आपका एक होलसेलर है, होलसेलर आपको एक चीज देता है मैन्युफैक्चर करके, लेट से 5 रुपए की, आप आते हैं उसे मार्केट में लेके एज ए रिटेलर सॉरी, तो वो आप उसको 20 रुपए की बेच रहे हैं, 15 रुपए की बेच रहे हैं। तो यार फॉल्ट तो मिडिल वाले का है ना, मिडिल वाले ने इतनी रेट, और पीछे से वो क्या कहता है मिडिल मैन कि यार वो चीजें महंगी आ रही हैं।
आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो गई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यानी आप ये देखें कि आप फ्रूट्स के रेट इतने ज्यादा होते थे, अभी वो 2-3 दिन बायकआउट हुआ तो मार्केट में फ्रूट सड़ने लगे, अब वो दोबारा अपने प्राइस पे आ गए। तो ये मिडिल मैन का बड़ा चक्कर है अपने यहाँ। बल्कि मैं अभी एक लाइव आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मतलब आई वॉज एट केबीसी, जब चांद रात को ऐलान हुआ था, हम एक जगह मार्केट से गुजर रहे थे, तो वो साहब हमें बताने लगे, हम बाहर खड़े थे, बोल रहे हैं यार ये यहाँ पे अभी वाटरमेलन खरबूजे वाला खड़ा था, गर्मा वाला ही नहीं, मतलब वो 100 रुपए किलो की आवाज लगा रहा था। जैसी मस्जिद से आवाज आई ना कि चांद रात हो गई है रमजान की, उसने 200 रुपए किलो की आवाज लगाना शुरू कर दी। तो इसमें कौन सी चीज पीछे से महंगी आई थी? ये तो मिडिल मैन का किरदार था ना। ठीक है, तो और दूसरा ये कि जब डिफॉल्ट की तरफ अल्लाह ना करे जैसे जाए मुल्क, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करता, और इस्लामिक बैंक्स तो बैंक्स हैं, जब फर्क पड़ता है तो फिर सबको ही पड़ता है। लेकिन हमारी कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हम उस तरफ नहीं जा सकते। मनी मार्केट में क्या समझ नहीं आया खालिद? खालिद, चलो हम आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, इस्लामिक कैपिटल मार्केट के सेगमेंट्स देखें तो इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स के अंदर भी सेम सेगमेंट्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बस इस्लामिक का एक वर्ड लग गया है। तो क्या इस्लामिक का वर्ड लगने से चीजें सेम रहती हैं या चेंज होती हैं? बेसिकली अंडरलाइनिंग एग्रीमेंट्स में ख्याल चेंज हो जाते हैं, जो नौयत होती है आपके डील्स की वो डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल और रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो अकॉर्डिंगली शेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा आगे चल के देखें, तो सबसे पहले जो मार्केट है ना आपकी, वो यही कहती है कि जिस शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस फंड के अंदर, वो शरिया गाइडलाइन हो, उसकी कंपनी जो है ना शरिया गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करती है। शरिया गाइडलाइंस का मतलब क्या है? यह किसी हराम प्रोडक्ट में इन्वॉल्व ना हो, किसी जो है ना वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व ना हो, किसी वाइन वगैरह की शॉप में इन्वॉल्व ना हो, तो आप उसके शेयर नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो सबसे पहला ही मकाम वो है इस्लामिक मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट में एंटर होने के लिए, कि आपको पता हो कि बिजनेस जो रनिंग बिजनेस है इसका वो अकॉर्डिंग टू द शरिया गाइडलाइन है। यानी यहाँ कोई हराम में काम नहीं कर रहा, जो चीजें हमें मना की हुई है, किसी गैम्बलिंग में नहीं है, किसी वाइन में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, ये शरिया के मुताबिक काम कर रहा है। मनी मार्केट का भी यही है। मनी मार्केट के अंदर थोड़ा सा इसमें करेंसी का जो है वो आता है आपका हिसाब किताब, क्योंकि करेंसी के अंदर जब आप गैप लॉक करते हैं करेंसी के अंदर, तो यहाँ शरिया गाइडलाइंस में फ्यूचर आप नहीं कर सकते। जैसे आप डेरिवेटिव भी यहाँ पे थोड़ा सा शामिल हो जाता है मनी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आप फ्यूचर और आपका अल्लाह भला करे, फ्यूचर और फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पे आप लॉक नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि यूनिलेटरल प्रॉमिस होता है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, बायलेटरल प्रॉमिस नहीं होता। बायलेटरल प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फ्यूचर का, और वो जायज नहीं है। मैं खालिद आपको बताता हूँ एक मनी मार्केट का, मुझे जरा इस स्लाइड को गो थ्रू करने थे, बल्कि मनी मार्केट आई गया, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। तो मनी मार्केट का मैं दोबारा से रिपोर्ट कर देता हूँ। देखें, मनी मार्केट का काम जो है ना, वो जो मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंजेस को या क्रॉस फंक्शनल करेंसीज को, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपका, हमने कहा इंपोर्टर एक्सपोर्टर को खास तौर पे। कैसे? देखें, मैं एक बैंक हूँ, या हम सब एक बैंक है, हमारे पास एक एक्सपोर्टर आया, एक्सपोर्टर के पैसे आने या जाने होते हैं? आने होते हैं। कितने पैसे आने? उसने कहा भाई मेरे 1,000 रुपये, $1,000 आने आज की डेट में। मैंने कहा ठीक है, क्या रेट दोगे? उसने कहा, हमने रेट देखा। मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सप्लाई देखेंगे, तो मार्केट में रेट चल क्या रहा है, क्योंकि रेट आपका नैनो सेकंड्स पे, सेकंड्स के अंदर चेंज हो रहा होता है। आपने उसे एक रेट दिया, मीन वाइल एक कस्टमर आ गया, $800 उसे भेजना है, $800 उसके भेज दिया आपने, $1,000 उसके आ गए। या इसकी एक मिसाल और अच्छी कर लेते हैं कि उसके $1,000 आज आने और $800 उसके 2 दिन बाद जाने, एक बंदे के। तो $1,000 आए, वो तो मुझसे लेके निकल के या अकाउंट में पड़े हुए थे, कभी कभार वो एकदम से कस्टमर लेके भी नहीं जाता मेरे पास से, तो वो $1,000 का मुझे कुछ करना है। तो मैंने जो उसके पैसे जाने थे ना, मैंने उस कस्टमर को फोन किया, मैंने कहा भाई डॉलर भेज दो, आज डॉलर आया हुआ है, परसों रेट बढ़ जाएगा, आज मुझे तुम इतने का ले लेना कम पे। तो अगर वो थोड़ा सा बातों में आ जाए या समझ जाए, तो उसने कहा भेज दो यार, आज ही भेज दो $800। तो वो $800 चलेगा मेरे पास से।
आज $200 मेरे पास रह गए, $1000 आए थे, 200 मेरे पास रह गए। अब मैं 200 को तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा या कहीं ना कहीं प्लेस कर दूंगा, लेकिन जो ₹1000 की मेरी नेट ओपन पोजीशन थी उसको मैंने क्लोज करने की ट्राई जरूर की। क्यों ट्राई की? अगर वो मेरी पोजीशन ओपन रह जाती, अगर मेरे पास ओपन पोजीशन रह जाती तो मुझे उस पर हिट पड़ जाती। बात आ रही है समझ में? ये करेंसी मैनेजमेंट ट्रेजरी का एक टूल है। ये करेंसी ट्रेजरी के अंदर लाइव, ये हम तो ब्रांच बैंकिंग में बैठ, एक तो ब्रांच बैंकिंग भी लाइव मनी पे खेल रहा होता है वैसे, लेकिन अगर हम बैक ऑफिस प्रोडक्ट वगैरह की बात करें या एनालिटिक्स वगैरह की, तो हम तो सिर्फ नंबर्स एक्सेल के ऊपर देख रहे होते हैं ना। ब्रांच बैंकिंग वाले भी डिपॉजिटर चलो ले आए, लेकिन ट्रेजरी का जो रोल है ना, वो बैंक के पैसे से खेल रहा होता है कि कहाँ पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि आपका मनी मार्केट पूरी यही मैनेज करता है, डेट मार्केट पूरी ट्रेजरी मैनेज करता है, डेरिवेटिव पूरी मैनेज करता है, ये पूरी कैपिटल मार्केट को जो मैनेज करता है वो ट्रेजरी करता है। तो ये आपका लाइफ पैसे से खेल रहा होता है। आपने अमूमन देखा होगा ना, लोग कहते हैं यार ट्रेजरी के बोनस बहुत ज्यादा होते हैं, तो भाई वो इसी वजह से ज्यादा होते हैं, उनकी जॉब भी बड़ी रिस्की होती है, वो घर भी बड़ी जल्दी जाते हैं अगर गलत हो जाए तो। ठीक है। डेट के लिए हमारे पास या इंस्ट्रूमेंट जो है, वहां हमारे पास पीआईबी टी बिल्स होते थे, या हमारे पास सुकूक होते हैं, या सिंडिकेट ट्रांजैक्शन हो जाती है। सिंडिकेट ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग टाइप की कोई चीज होती है ना, कि जिसमें मल्टीपल बैंक्स और मल्टीपल पार्टीज जो है बिल्कुल बिल्कुल फंडिंग ऐसे करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है कोई, हमने कहा यार वापडा का प्लांट लगाना है। अब उसके लिए फंडिंग चाहिए उन्हें। अब वो फंडिंग इतनी बड़ी है कि एक बैंक दे नहीं सकता, तो वो दो तीन बैंक मिलते हैं, दो तीन बैंक मिलके फिर उसे फाइनेंस करते हैं, तो उसे एक बैंक लीड कर रहा होता है उसमें, तो उसे हम कहते हैं सिंडिकेट फाइनेंस। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स का भी वही है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर होती है। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक कौन से होते हैं? हमारे यहाँ कोई है शरिया कंप्लाइंट स्टॉक का एक्सचेंज का, जो हमारे पास हम कहें कि यार ये एक्सचेंज है, यहाँ शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की ट्रेडिंग होती है खाली? नो आइडिया, बट मेरे ख्याल से ये तो शायद कंपनीज को डिटरमिन करता है ना, जो इस्लामिक बैंक होता है वो बताता है भाई इस सेगमेंट में हमें, यानी जो शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं, उन्हीं के शेयर्स लेने हैं या उन्हीं के पूल में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल करना है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ KMI 30 है, कराची मीज़ान इंडेक्स, जो हमारे यहाँ जिसमें ट्रेडिंग जो होती है वो इस्लामिक शेयर्स की ही होती है, इस्लामिक ओ आई कंप्लाइंट सी, शरिया दिस न्यू टू कंप्लाइंट मी। शेयर्स की होती है। जी बिल्कुल। एक्सीलेंट, ठीक है। एक्सीलेंट। तो ये KMI 30 पर जितने भी हमारे पास शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं वो शरिया कंप्लाइंट हो रहे होते हैं। ये KMI गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट एंटिटी है? ये मीज़ान की है बेसिकली, मीज़ान कराची मीज़ान इंडेक्स है ये। जैसे होते हैं कंपनी वही है हमारे, ये शेयर्स हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड हो रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी किस बेसिस के ऊपर ये एवेल्युएट करते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। ये हर ईयर एंड पे, जहाँ फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होते हैं, हर 6 महीने बाद एक रिव्यू होता है और एक फाइनेंशियल ऑडिटेड होता है, तो उसकी बेस पे एक रिव्यू करते हैं। और अभी मैं आपको वो कैलकुलेशन बताऊंगा कि उन कैलकुलेशन की बेस पे डिटरमिन करते हैं कि यार ये शरिया कंप्लाइंट है, इसको KMI 30 में शामिल कर लो, कोई शामिल है तो इसे आउट कर दो। तो कंपनीज वही होती हैं, कंपनीज कोई एक्स्ट्रा नहीं होती हैं अलग से। क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक अच्छा, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड जितने भी हैं लोग पाकिस्तान, वो सब इसी इंडेक्स के थ्रू ही करते हैं ट्रेड, इस्लामिक फंड्स में। बिल्कुल इस्लामिक स्टॉक्स यही होता है, इसके अलावा मनी मार्केट में वो जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सुकूक यानी एक पूल बनाएंगे, तो शेयर जो इक्विटी का पार्ट होगा वो KMI 30 का ही होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जनाब, ये मैं एक हमने एक क्राइटेरिया लगाया था कि ये क्राइटेरिया बेसिकली हमारे यहाँ जो फॉलो होता है, अच्छा ये हर मुल्क के अलग है, ये किसी एक ऐसा नहीं है कि ये मेरा ये जो क्राइटेरिया है ये सऊदीया में भी यही चल रहा हो, ईरान में भी यही चल रहा हो, तो ये टर्की मलेशिया हर किसी का अलग अलग है, ये हर किसी के उलमा ने सेट किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है, ये आपको मीज़ान की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये 5 से 6 क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है ना इवेल्युएट करती हैं, इवेल्युएट करता है इंडेक्स पे कि यार ये कंपनी इसमें रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूँ, इसमें लूप होल क्या है ये मैं आपसे पूछूंगा, तो जरा और से सुनिएगा। इसमें लूप होल है, ये मैं आपको पहले बताऊं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कोर बिजनेस है ना, वो शरिया कंप्लाई है नहीं है। तो हमने पहली चीज हमने देखनी यही होती है कि भाई कोई
पोर्क या हराम मीट वगैरह तो नहीं बेच रहा, गैम्बलिंग में तो नहीं है, नाइट क्लब्स में तो नहीं है। पहला हमने देख लिया नहीं भाई, ये टिक सही कर दिया है, ये हलाल काम में कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू एसेट, यानी इंटरेस्ट बियरिंग क्या, यानी मैंने कन्वेंशनल बैंक से या इंटरेस्ट बेरिंग, हमने एक टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट लॉन्च किया था जब हम रेस्टोरेंट अभी सुबह खोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो मेरा एक इंटरेस्ट बेरिंग डेट था, याद है ना। तो वो डेट जो है टोटल एसेट के अगेंस्ट मैं अगर उसकी रेशियो कैलकुलेट करूं तो वो 37% से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। नंबर थ्री क्राइटेरिया लगाया नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट, यानी जो मेरी ये क्या, नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब मैंने कोई इंटरेस्ट बेस्ड पैसा लगा दिया कहीं पे, या मैंने मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज के ही खरीद लिए शेयर, KMI 30 के अलावा KC 100 से ही खरीद लिए KC 100 से जब मैंने शेयर खरीद लिए तो मेरी वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, यानी ये वो इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट का वो 33% होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। अगर इतनी है या इससे ऊपर है तो कंपनी KMI 30 के अंदर फॉल नहीं करती। नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू, यानी नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, वो रेवेन्यू मेरे टोटल रेवेन्यू का 5% से कम होना चाहिए। अगर वो 5% पे टच करता है या एक्सीड करता है, कंपनी एग्जिट हो जाएगी। इनलिक्विड एसेट टू द टोटल एसेट, इनलिक्विड एसेट मतलब फिक्स एसेट, इसका जो रेशो है टोटल एसेट के वो कम से कम एटलीस्ट 25% होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि यार अकाउंट रिसीवेबल का सब मेरे फिक्स एसेट खड़े हैं 10%, बाकी सारा का सारा मेरा इन्वेंट्री जो है ना 10% खड़ी है, और अकाउंट रिसीवेबल मेरा खड़ा है कोई 80%। तो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर अगर मैं कोई चीज कमा रहा हूँ तो इज अ मनी ऑन मनी, मनी ऑन मनी उधार में बेच रहा हूँ ना, उसी पैसे को मैं कहीं नॉन कोर्स कर दिया या ऑफ कोर्स मैंने उसे नॉन कोर्स में कहीं बेच दिया, समझ रहे, मैंने वो अकाउंट रिसीवेबल को मैंने एक कंपनी को बेच दिया कि यार ये 100 रुपए का रिसीवेबल है, तुम मुझे आज 90 रुपए दे दो और 100 रुपए तुम रिकवर कर लेना, तो वो मैंने 100 रुपए कमा लिए। तो लेकिन वो रेशो मेरा जो होगा वो मेरे रेशो को जो टच करेगा, इसका मतलब ये कि वो रेशो मेरा बढ़ा हुआ है 80% 70% है, तो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने पैसा बेच दिया। मैं मनी नहीं बेच सकता डिस्काउंट पे। अगर 100 रुपए का है मेरा डेट तो मैं 100 रुपए में ही लूंगा ना, मैं 110 रुपए में बेच सकता हूँ ना मैं 90 रुपए में बेच सकता हूँ। बात आई समझ, क्योंकि मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, इस्लाम कहता है। आखिरी जो मार्क है वो क्या है कि नेट लिक्विड एसेट डिवाइड बाय पर शेयर। नेट लिक्विड एसेट का मतलब क्या हुआ आपका, आपने टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करके रिटेन अर्निंग का पार्ट जो रह जाता है, यानी इसके अंदर शेयर कैपिटल आ रहा होगा, इसके अंदर आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, ये दोनों को एडअप करके डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर से, तो आपकी जो मार्केट प्राइस है उससे आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें, छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली शेयर से, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपकी शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए लिक्विड एसेट से। कैसे कि भाई आज की जो मेरी मार्केट प्राइस है मैं इसमें कैपिटलाइजेशन ले लेता हूँ, 10 रुपए मार्केट प्राइस है, 10,000 के शेयर है, तो कैपिटलाइजेशन कितने की हो गई, 100 मिलियन की हो गई, बल्कि 10 मिलियन की, 10 मिलियन की कैपिटलाइजेशन हो गई मेरी, 10 मिलियन की कैपिटलाइजेशन, नेट लिक्विड एसेट को डिवाइड करूंगा जितने ही मेरे शेयर्स हैं, नेट लिक्विड एसेट बन रहा है उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, और फिर मैं एक कंपैरिजन करूंगा कि मेरी जो शेयर की वैल्यू है वो नेट लिक्विड पे ज्यादा आ रही है मार्केट पे ज्यादा आ रही है, क्योंकि नेट लिक्विड एसेट की रेशियो से भी बड़ा लिंक्ड है ये। अगर नेट लिक्विड एसेट से मेरी वैल्यू ज्यादा आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा। नेट लिक्विड एसेट कि अगर मेरी प्राइस ज्यादा हो रही है और मार्केट प्राइस से कम हो रही है, कोई आइडिया है किसी को, कोई बताएगा क्यों मना किया गया है। क्वेश्चन रिपीट मैं कह रहा हूँ नेट करते हैं लिक्विड प्लीज। एसेट, मैं करता हूँ, देखिए नेट लिक्विड एसेट डिवाइड बाय शेयर्स, मार्केट प्राइस डिवाइड शेयर्स, मैं कह रहा हूँ शरिया कहता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी ग्रेटर देन आ गया है,
लेकिन नेट लिक्विड एसेट की जब बात करते हैं ना, लिक्विड के अंदर क्या आता है मेरा, जो फॉरन लिक्विडेट हो सके। आपका क्या आ गया, इन्वेंट्री, आपका क्या आ गया अकाउंट रिसीवेबल, आपका आ गया कैश। इन तीन चीजों को अगर मैं डिवाइड करूं नंबर ऑफ शेयर से, और मेरी मार्केट प्राइस इससे ऊपर निकल जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं, या इसकी बेस पे चल रही है कंपनी। तो वही आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है मनी ऑन मनी वाला, वो यहाँ प्रिवेल करने लगता है। और जबकि अगर मार्केट प्राइस पर शेयर देखें तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास फिक्स एसेट ज्यादा है, फिक्स एसेट ज्यादा होने चाहिए। ऊपर भी हमने हमने क्या देखा था कि फिक्स एसेट का रेशो ज्यादा होना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट 50% 25% होना चाहिए। तो यहाँ मनी ऑन मनी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिवेल करने लगता है। बात आ रही है समझ में? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है? तो ये हमारे 6 क्राइटेरिया है। इस 6 क्राइटेरिया की बेसिस पे KMI 30 में एवेल्युएशन होती है कंपनीज की, कंपनीज असिस्ट की जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और उसके में कंपनी को डाला जाता है, निकाला जाता है। अब इसमें लूप होल क्या है, कौन बताएगा? इसमें एक लूप होल है। हाँ जी, चले मैं बता देता हूँ। हम ये जो एवेल्युएशन होती है, ये असेसमेंट होती है, ये होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स की बेस पे। फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके कब प्रिंट होते हैं? क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर मैंने 2 जनवरी को इंटरेस्ट बियरिंग डेट मार्केट से उठाया, 2 जनवरी को, और 23 मार्च या 24 मार्च को अपनी बुक में से निकाल के फेंक दिया, तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पकड़ सकते। ना। ठीक है। या यहां से मैंने इन्वेस्टमेंट की इसी तरह, 2 जनवरी को की, 23 24 मार्च को निकाल के बाहर कर दी, पकड़ सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक साल में कुछ दिन या कुछ मंथ ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर नॉन शरिया एक्टिविटी उस ट्रेडिंग पे परफॉर्म हो सकती है, पॉसिबल है। देखिए, होनी नहीं चाहिए। ये एक क्राइटेरिया का लूप होल है जिसके ऊपर उलमा काम कर रहे हैं। और हम तो, मैं जैसे मैंने आई कंप्लीटेड माय MS फ्रॉम IBA, तो हम तो वहाँ पे होता ये था कि हम तो वहाँ पे, हमें यंगस्टर्स को, न्यू ब्लड को बड़ा इनकरेज किया जाता है कि वो इस पे, खास तौर पे अहमद अली सिद्दीकी साहब है, जिनसे हम कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, इस्लामिक कैपिटल मार्केट, वो तो बड़ा इनकरेज करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, यंगस्टर को, कि आप इसमें सोचें, और सोच के आप, हम लोग ये समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक इसमें सोचें कोई लूप हो, या मिसाल के तौर पे कोई और कोई चीज सोचते हैं, अच्छी चीज होती है, आपको कहीं तो रसाई नहीं है, आप कहते हैं किसको लेके जाएंगे, आप एक पेपर बनाए, अखबार में छाप दें, आप आर्टिकल प्रिंट करा दें, उसका रीडर्स तक पहुंचेगा ना। एंग्रो के अंदर हुआ था, एंग्रो के अंदर ये अहमद साहब ने हमें बताया था, हम क्लास में थे, तो AGM हो रही थी। AGM के अंदर जब उन्होंने अकाउंट्स पढ़ना बताना शुरू किया, प्रॉफिट वॉइस। वगैरह पूरी बैंक में, बिल्कुल। उन्होंने एक वॉइस बुलंद कर दी, बोलने यार उसके बाद जो है ना, वो कमरे में आहिस्ता आहिस्ता लोगों से गूंज उठा, बोलने वो गूंज उठा, बोलने बाद में उस टाइम असद साहब जो है, जो आपके MNA भी थे, वो उस टाइम पे वहाँ CEO होते थे, बोलने यार उनकी कॉल आई हमारे पास, बोलने भाई ये कैसे होता है बता दो अब। बोलना हो तो गया, क्या करना है इसका? तो बोलना फिर हमने गाइडेंस दी उसे, ये इस तरह से होता है। तो मतलब एक बंदे की आवाज से सिस्टम सही हो गया। तो आप लोग भी अगर कोशिश करें, इंडिविजुअल कोई भी, क्योंकि इस्लामिक मार्केट के अंदर अभी बहुत रूम है, बहुत काम किया जा सकता है, चीज़ों को पढ़ें, सोचें, समझें, तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कहीं तक कोई रसाई नहीं है, एक अच्छा पेपर लिखें, अखबार में छापें, इजी, सबसे इजी। आर्टिकल तो चलने देर में प्रिंट होगा ना, किसी जर्नल में देना पड़ेगा, अखबार में छाप दें, पहुंच जाएगा किसी तक। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है। किसी के कोई सजेशन, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किसी हवाले से? माशाल्लाह बहुत वेल ऑर्गेनाइज आपने प्रेजेंटेशन भी बनाई और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। माशाल्लाह बहुत नई चीज़ सीखने को मिली। जजाकल्लाह खैरन। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। उनकी दुआ में याद रखिएगा फिर।
और किसी का कोई सवाल है तो शेयर कर सकता है, राइट भी कर सकता है डायलॉग बॉक्स में। बिल्कुल तला लिखें, आप डायलॉग बॉक्स में कुछ कहना चाहें तो खुद भी कह सकते हैं। इस ज़मन में एक सवाल मेरा ये ध्यान में आ रहा था कि ये जितनी भी टाइप की मार्केट्स हैं हमारी, मनी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, शेयर मार्केट है, व्हाटएवर, तो ये इसका प्लेस क्या है? लाइक देखें, स्टॉक का तो हमें पता है कि ये पाकिस्तान स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की, ये स्टॉक मार्केट तो ये हमारी। तो बाकी जो मार्केट्स हैं वो क्या वर्चुअल हैं या कहीं एग्जिस्ट करती हैं फिजिकली? नहीं, एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्ट। आपके टी बिल्स वगैरह जो हैं, टी बिल्स, मनी मार्केट वगैरह, ये बैंक टू बैंक होते हैं। फाइनेंशियली आपके मेरे मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो मैं बैंक को पता होता है, ये ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट के अंदर बाकायदा पोर्टल्स हैं इनके, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ईटीएफ एक है, ईटीएफ आपके स्टॉक मार्केट पे ही वो हुआ हुआ होता है। ईटीएफ के अंदर होता क्या है कि वो 2-3 कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, तो ये एक फंड बन जाता है। तो इसी तरह की चीज़ें वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल आप ये हाँ मार्केट कह सकते हैं वर्चुअल पोर्टल वगैरह पे, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू। तलहा कुछ कह रहे हैं, शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में जो इंटरेस्ट बेयरिंग है ओवरऑल। देखिए तला, इसमें जो आप ये कह रहे हैं 37% बिल्कुल ममनू है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मार्केट हमारी इतनी कैपेबल नहीं है। यानी मार्केट कैपेबल क्या, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये तो अब डेवलप होने शुरू हो गई है, अवेयरनेस आ गई है। हमारी 25% मार्केट अभी इस्लामिक है, 75% अभी कन्वेंशनल है। तो होता क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग डेट की उलमा ने गुंजाइश दी है। उलमा ने ये कहा कि यार अगर आपने लिया हुआ भी है ना, लिया हुआ भी है तो टोटल एसेट से 37% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो बोले आप बिल्कुल केएमआई में नहीं करें, बेहतर है ना हो। बिल्कुल इस्लाम जो है वो यही कहता है कि आप इंटरेस्ट बेयरिंग चीज में काम ना करें, लेकिन उलमा ने उस पर एक लीनियंसी दी है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा 37% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और किसी का कोई सवाल हो? चले सवाल नहीं है तो रैप करते हैं। आई अगेन अपोलोजाइज टू ज्वाइन द लेट, एक्चुअली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। फिर किसी वक्त किसी सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोग से। ख्याल रखिए, रमज़ान मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। Thank you very much, sir. चलो जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।